अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां हालात पल पल तोला और पल में माशा बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कभी ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतह का दावा करते हैं, कभी 2 से 3 दिन में अमन मुआहदे की नवीद सुनाते हैं और कभी इसराइल को ये वार्न करते नजर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर दुनिया किस बात पर यकीन करे, धमकियों पर करे, दावों पर करे या पसे पर्दा होने वाले मुज़ाकरात पर। ईरान का मौक़िफ़ भी कम दिलचस्प नहीं है। तेहरान साफ कहता है कि अगर अमेरिका ने अपना रवैया ना बदला तो कोई अमन मुआहदा मुमकिन नहीं, और दूसरी तरफ पाबंदियां भी बरकरार हैं, नाकाबंदी बरकरार है और दबाव भी जारी है। ऐसे में मुज़ाकरात की कामयाबी का सवाल खुद एक मौमा बन चुका है। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है कि क्या मशरिक़ वुस्ता अमन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है या एक नए तूफान की तैयारी हो रही है? क्या मुआहदे की बातें हकीकत हैं या सिर्फ सियासी बयानात? और क्या आलमी ताकतें वाकई अमन चाहती हैं या अपने मफादात की नई बिसात बिछा रही हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुमना इकबाल और साकिब चद्दड़ केस की बात होगी। पंजाब के जो रुकने हैं इसकी जो पेशरफ्त है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बजट की बात करेंगे। बजट की आमद है और सवाल ये होगा कि क्या वाकई ये अवाम की ज़िंदगियां बदलने वाला बजट है या फिर अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। सब पे बात आज करेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब जो एक्स एम्बेसडर हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ मंसूर जाफ़र साहब एडिटर अल अरेबिया न्यूज़, और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सईद मोहम्मद खान साहब, डिस्कशन का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। सर, हमें हर रोज़ एक नई कन्फ्यूजन में डोनाल्ड ट्रंप साहब मुब्तला कर देते हैं क्योंकि ख़ुद भी वो भी क्लियर नहीं है और इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया को कन्फ्यूज़ किए हुए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम उनकी किस बात का यकीन करें। लेकिन अब एक जो नया दावा उन्होंने किया है वो ये किया है कि 2 हफ्तों में मुकम्मल फ़तह की जो फ़तह का ऐलान है ईरान के ख़िलाफ़ वो करने वाले हैं और कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में मुआहदा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुआहदे पर बातचीत चल रही है, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। सर बताइएगा, क्या वाकई 2 से 3 दिन में कोई सॉलिड मुआहदा होने वाला है? और अगर अमेरिका फतह का ऐलान करेगा तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर वो ये ऐलान करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका और इजराइल एज अ कंबाइन जो ईरान में या लबनान में अपने जंगी मकासद हासिल करना चाहते थे उनमें कंप्लीटली फेल हो चुकी है। सही। और इस वक्त वो जो लबनान में जंग हो रही है वो उनकी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है कि अगर ईरान में वो कुछ हासिल नहीं कर सकते तो चलें इसी जंग के थ्रू वो कोई और यानी कि इजराइल का इलाका जो है उसको बढ़ावा दे दें। अमेरिका जो है वो इस जंग में बड़ी बुरी तरह फंस चुका है और हमें डोनाल्ड ट्रंप की के बयानात को उनके कंटेंट के हिसाब से नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त डेस्परेटली इस जंग से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी जो अमेरिकन प्रेस्टीज है एज अ सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड उसको बेइंतहा नुकसान पहुंच रहा है। और बेशक वो इस जंग को कितना ही लंबा कर ले वो मिलिट्री मकासद ईरान में या बैरूत में हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। सेकेंडली, ये जंग जो है उसने अमेरिकन को भी बहुत परेशान कर दिया है। इट इज एन अनपॉपुलर वॉर इन अमेरिका। दूसरा ये कि वहां इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइसेस ने जो एक नॉर्मल अमेरिकन है उस हाउस होल्ड को बिल्कुल उनके बजट को तबाह बर्बाद कर दिया। और अगर आप येस्टरडे का वॉल स्ट्रीट जर्नल देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जी के चिकन मील टुडे कॉस्ट $40। जी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि जो उनको विद इन अमेरिका जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज्यादा। तीसरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो उनके गल्फ के हलीफों की तरफ से है। अगर अमेरिका इस जंग का फर्दर हिस्सा बनता है तो ईरान हमेशा रिटेलिएट करेगा अमेरिकन बेसिस या अमेरिकन इंटरेस्ट इन गल्फ। और अगर वो चीज तबाह होना शुरू हो गई जैसे पेट्रोकेमिकल
प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं या ऑयल रिग्स हैं, तो अमेरिकन, ना सिर्फ अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, गल्फ कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इन सब चीजों को कंबाइन करके प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अब वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। ईरान को इस चीज का एहसास हो गया है और ईरान जो है वो अब वो मैक्सिमम फवायद हासिल करना चाह रहा है। मेरे ख्याल में, तो आपका सवाल था, मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते के अंदर लेटर ऑफ इंटेंट या एमओयू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ईरान अमेरिका की फेवर में ये है कि कुछ चीज हो जाए। आपको लग रहा है कि लेटर ऑफ इंटेंट या एमओयू हो जाएगा? इसको मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। यही सवाल मैं मंसूर जाफर साहब आपके सामने रखना चाहूँगी। अमेरिका जो दावा कर रहा है कि 2 से 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुआहदे के हम बड़े करीब हैं, लेकिन सर ईरान का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या ईरान जो है वो अपना जो एक सॉलिड स्टैंस है उसी को लिए रखेगा या फ्लेक्सिबिलिटी शो कराई जाएगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ईरान के जो पार्लिमानी स्पीकर हैं और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका ना जंग बंदी का ख्वाह है और ना ही बामानी मुज़ाकरात चाहता है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़। आप आने वाले जो दिन हैं, 2-3 दिन या एक हफ्ता, उसे कितना आप प्रोडक्टिव समझ रहे हैं? ये यकीनन ईरान का जो कंसर्न है ये अनफाउंडेड नहीं है। खासतौर पे अगर आप देखें कि जो इस वक्त ईरान ने जो अपनी एक नई स्ट्रेटेजिक डेप्थ लबनान के अंदर उसको एक अपना बुनियादी महवर बनाया है अपने सारे डिस्कशन एंड डिबेट का, और वहां पे होने वाला जो सीज फायर है उसे एक टेस्ट केस के तौर पे जो है वो ईरान की हुकूमत और आवाम जो है वो जांचना चाह रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त अगर वहां पे अमेरिका की निगरानी में, अमेरिका की यकीन दहानी पर होने वाला सीज फायर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता, ऐसी सूरत में ईरान के हवाले से जो दावे अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सीज फायर जो है वो सस्टेन करेगा, उसकी जमानत कौन देगा? क्योंकि अगर खुद अमेरिका अपने ही कहे हुए सीज फायर की जमानत नहीं दे सकता, ऐसे में खुद उनकी तरफ से जो किए गए वादे हैं उनकी जमानत कौन देगा? और बिलखसूस खास तौर पे इसराइल जैसे स्पॉइलर की मौजूदगी में, कि जहाँ पे जो जंग जो है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो दंगा और फसाद है, वो बुनियादी तौर पे उनकी खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है। और खासतौर पे इस खित्ते के अंदर तो इसे वो एक बिब्लिकल राइट समझते हैं कि इसकी रोशनी में वो अपनी न सिर्फ जमीनी सरहदें जो हैं वो उसमें तोसी दें, बल्कि जो उनके लार्जर एजेंडाज हैं वो भी अकम्प्लिश करें। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम का तमाम फोकस जो है वो लबनान पर कर दिया गया है, और लबनान में खासतौर पे जो लतानी रिवर जो है उसके अक्रॉस भी है इस वक्त दरअंदाजी की धमकियां दी जा रही हैं। और ये पहली बार आपको देखने में मिल रहा है कि इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड इसराइली जो है वो लबनान के इलाके पर चढ़ाई कर रहे हैं। खासतौर पे सोर का शहर जो बुनियादी तौर पे जो मैरिनेज क्रिश्चियंस हैं उनका एक अक्सरियती शहर है, उसको भी इसराइल ने अपने निशाने पे रखा हुआ है, और वहाँ पे बड़े पैमाने पे इनखला के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, ये आपको इस पूरी लबनान की और इसराइल की जो वॉरफेयर है उसके दौरान पहला ऐसा मौका है। लबनान की हम बात करें तो ज़रूर बात करना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप अपेरेंटली तो इसराइल को वार्न कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं कि लबनान पर हमले ना किए जाएं। आपको लगता है कि ये जस्ट एक दिखावा है या वाकई लबनान पे हमले से इसराइल को रोक रहे हैं? क्योंकि अगर वाकई वो रोकना चाहते हैं इसराइल को तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कशीदगी में इजाफा किया तो ईरान के खिलाफ इसराइल खुद को अकेला पाएगा, लबनान पर भी हमले से रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वेपन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कोई ठोस हम इकदाम भी नहीं देख रहे। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इस वक्त हालिया जो झड़पें शुरू हुई हैं उसमें जो एक बड़ा, मैं समझता हूँ, स्टेटमेंट दिया है, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डेड, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि इस वक्त अगर ईरान की तरफ से जो किए जाने वाले हमले हैं उनको रोकने के लिए जो उनके मुख्तलिफ मिसाइल शिकन सिस्टम है अमेरिका के प्रोवाइड करता है, उसमें इसराइल की मदद अमेरिका नहीं करेगा। ये मैं समझता हूँ बड़ा दो टोक ऐलान है, और इसी वजह से आपने देखा कि लबनान वाले सीज फायर पर इसराइल तैयार हुआ। अब यही अगर मौका वहां पे इख्तियार किया जाता है कि वहां पे जो एक सप्लाई चेन है उसमें एक तात्तुल आता है, उसमें तवक्कुफ आता है, तो और इसी तरीके से जो एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट आज भी इसराइल को हासिल है, चाहे वो लबनान में इनकर्जन हो या दीगर ममालिक में, वो जब तक एक अम्ब्रेला मौजूद है उस वक्त तक इसराइल को न तो सबक सिखाया जा सकता है, और बिलखसूस इस वक्त जो यानी दोनों मुल्कों की जो सियासत है वो पोल अपार्ट चल रही है। लबनान के इसराइल के अंदर
इस जंग का बेनिफिशियरी है वो नेतन्याहू है, बिल्कुल जबकि सही। अमेरिका के अंदर इस जंग का जो लूजर है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई वेरी देते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट। इस जंग के यही पॉइंट वागा साहब जी। के सामने रखना चाहूंगी। वागा साहब, आप अग्री करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा लूजर है और गेन जिसने किया है वो किया है नेतन्याहू ने? और सर आपसे भी यही सवाल कि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हम जो है वो ऐलान करेंगे अपनी फतह का, और दूसरी तरफ पाबंदियां भी बरकरार हैं और सारे जो हमले हैं वो भी हो रहे हैं। लेकिन लूज़र तो मेरी नज़र में अमेरिका और इसराइल दोनों हैं। अच्छा। और अगर किसी ने गेन किया है तो वो ईरान है। अच्छा। पहले दिन से आज तक ईरान अपने मुतालबात पर उसी तरह डटा हुआ है जैसे वो था। आप देखें कि बार बार ट्रंप अपने बयानात बदलता हुआ नज़र आया है और उसने अपनी कई शराइत में भी तब्दीलियां लाई हैं और कई दफ़ा उसने ये ऐलान किया है कि मैं ईरान के बारे में कोई नरम रवैया भी इख्तियार कर सकता हूँ, हम उनकी जो तजावीज़ हैं उन पे हम गौर कर सकते हैं। हालात इस वक्त ये बन गए हैं कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये कोई पाकिस्तानी कौम नहीं है कि जो जुल्म सितम बर्दाश्त करके चुप करके बैठी रहे और जितनी मर्जी महंगाई हो कोई बोलता ही नहीं है। बिल्कुल सही। देखें, अमेरिकी कौम ऐसी नहीं है। वहाँ जैसे ही उनके लिए मामलाते ज़िंदगी बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा वो फौरी तौर पर हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे और ट्रंप ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहा। एक तो अमेरिकी कौम यकीनी तौर पर बहुत पढ़ी लिखी और बड़ी बाशऊर कौम है, उनको एक एक चीज़ का पता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। वो किसी सूरत भी इस तरह की जंग के हक में नहीं है। बहुत बड़ा प्रेशर है ट्रंप को अमेरिका के अंदर से, जिसकी वजह से वो बार बार अपने बयानात बदलता है और वो चाहता है किसी तरह से ईरान के साथ जो है मुआहदा हो जाए, कोई बातचीत हो जाए। ये जो 2-3 दिनों वाली बात है, एक तरफ तो वो कहता है कि 1-2 हफ्ते के बाद हम मुकम्मल फतह का ऐलान करेंगे और साथ देखें कैसी अजीबोगरीब ये सूरत हाल है। उनका एक दोहरा ये म्यार है कि साथ ही कहते हैं 2-3 दिन में मुआहदा भी होने वाला है। भैया, आपने मुकम्मल फतह का ऐलान करना है या आपने मुआहदा करना है? अगर आप मुकम्मल फतह का ऐलान करेंगे जी। तो फिर तो इसका मतलब है ईरान तो हार गया। भाई, ईरान तो हारने को तैयार नहीं है। वो तो चट्टान की तरह, वो तो लोहे की तरह ईरानी कौम और ईरानी हुकूमत डटी हुई है और वो किसी भी सूरत ट्रंप की किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। उनके मुतालबात जो पहले दिन थे आज भी उनके मुतालबात वही हैं। इसका मतलब यह है कि लूजर कौन है? यहां पे लूजर है ट्रंप। खास तौर पर मैं अमेरिका नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ट्रंप लूजर है हकीकत में, जो लीड कर रहा है कौम को। भाई, अमेरिका को हम क्यों कहें? अमेरिकी कौम तो ये चाहते ही नहीं है, वो तो वैसे ही जंग के खिलाफ हैं। मैंने 1-2 दफा पहले भी बताया था कि जब अमेरिकी फौजियों की लाशें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो वो सीन देखने वाला होता है। उनकी गोरियां, उनके रिश्तेदार, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनकी माएँ किस तरह धाड़े मार मार कर रो रही होती हैं। और लिटरली मुझे अमेरिका से लोगों ने बताया है कि वो उस वक्त ट्रंप को गालियां दे रहे होते हैं कि ये क्यों हमारे नौजवान और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर से भी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का सामना है और बहुत ज्यादा अपोज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसराइल की जंग में अमेरिका जो है वो कूद पड़ा है और अवाम उनके खिलाफ। सईद खान साहब, नेतन्याहू को ईरान के मामले पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त वार्निंग दी है, आप इस वार्निंग को कितना ज़्यादा सीरियस समझते हैं? क्योंकि कहा है कि अगर दोबारा हमला हुआ या बीच में कोई भी रुकावट डाली तो इसराइल जो है वो अकेला रह जाएगा। क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप वाकई संजीदा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि मजीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते? मैं मंसूर जाफर साहब और वाक़ा साहब दोनों से एग्री करूंगा कि देखिए, एक तो ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है एक्सटर्नल, जो कि ईरान और जो जंग है उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो उनके ऊपर फ्रॉम विद इन अमेरिका आ रहा है। मैं इन दोनों की, अपने जो को पैनलिस्ट हैं उनकी बातों में ये चीज ऐड करूंगा कि देखिए, अभी जो पिछले हफ्ते फ्राइडे को जो स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में रिलीज हुए हैं उसके हिसाब से उनकी इन्फ्लेशन जो है वो 2% से 4.5 to 5%
को चली गई है। और जो उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे ऑयल के या पेट्रोल के, उसको उसमें से तकरीबन 18 to 20% वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इस्तेमाल कर चुके हैं सिर्फ ऑयल्स की प्राइस को $2.5 पर गैलन से $4.5 पर गैलन पे रखने पे जी। इसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो है इन्फ्लेशन जो है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 से 6 हफ्ते में अगर यही सिचुएशन रही तो वो 7% को क्रॉस कर जाएगी। और अगर अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 7% को क्रॉस करती है तो वो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होगी, खासतौर पे मिड टर्म इलेक्शंस में। सो ये वो सारे प्रेशर्स जो उनके ऊपर आ रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बहुत, यानी कि उनकी ये ख्वाहिश है अब के के जंग खत्म हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो सिर्फ एक वाहिद हलीफ जो इस जंग में है, इजराइल, ये वो ये नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो। और मेरे ख्याल ईरान की जो सबसे बड़ी विक्ट्री अभी तक पिछले 3 महीनों में है, वो अगर कोई कहे कि क्या है तो वो ये है कि उसने अमेरिका और इजराइल के अंदर एक दरार डाल दी है, और दोनों के मकासद आज इस जंग के हिसाब से मुख्तलिफ है। अमेरिका चाहता है कि जंग खत्म हो जाए, जबकि इजराइल चाहता है कि ये जंग कंटिन्यू रहे। बिल्कुल सही। मंसूर साहब, मैं आपसे ये समझना और जानना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं कि मुकम्मल फतह का ऐलान किया जाएगा, तो कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अमेरिका ने अचीव कर लिए हैं? अगर फतह का ऐलान करेंगे तो क्या वो अनाउंसमेंट हो सकती है जो अमेरिका की तरफ से की जाएगी? जी, मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है वो शायद उनकी जो मुलाकात की ख्वाहिश है मुश्तबा खामेनाई के साथ, वो एक ऐसा फतह का कार्ड है कि जो शायद दुनिया को दिखा सकें कि ये वो रजीम है कि जिसके खात्मे के लिए मैंने 100 दिनों से जो है तबाही और बर्बादी की एक दास्तान रकम की है इसराइल के साथ मिलके, और आज हम उसी रजीम के एक नए फेस के साथ जो है वो अपनी नाम नहाद फतह का जश्न मना रहे हैं और उनके साथ माहिदा साइन कर रहे हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरा ख्याल खुद फरेबी के किस्से यानी असीर अपने आप को दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ना तो वहाँ की जो न्यूक्लियर डस्ट है उनके अपने हाथ और पैर उस डस्ट से गुबार आलूदा किए हैं, और ना ही उन्हें यहाँ पे उस अंदाज से रजीम चेंज का वो एजेंडा हासिल हो सका है। आज भी ईरान अपने उस वली अल फकीर के नजरिए पर कायम है, और उसी तरीके से अपना वो दस्तूरी स्केलेटन उसी की रोशनी में इस वक्त जो फाइनल हतमी माहदे की मंजूरी देनी है वो मुश्तबा खामेनाई साहब जूनियर नहीं देनी है, क्योंकि उन्हीं का कौल फैसल, उन्हीं का फरमाया हुआ, उन्हीं का जो फैसला है वो कौल फैसल है। तो मंसूर साहब, क्या ईरान की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो हो सकती है, या ईरान का जो सख्त मौकिफ है वो उसी पर बरकरार रहेगा? देखिए, ईरान ने न्यूक्स के हवाले से तो अपना मौक़िफ़ बहुत ज्यादा लचकदार किया, अगरचे वो इस वक्त उस पर बात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक लेटर ऑफ इंटेंट, एक MOU जो है वो साइन हो जाए, उसका जो ब्रॉड कंटोर या फ्रेमवर्क है उसके अंदर बहुत सारी चीजों में वो शायद मजीद गिवन कर लें, लेकिन इस मौजूदा रफ्तार में या मौजूदा मरहले में वो चाह रहे हैं कि वो कंटेंशियस इशू की जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस जंग का एक लिहाज से हॉस्टेज बनी हुई है, उनका सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अमेरिका समझता है कि शायद वो ब्लॉकेट के जरिए, और इसी तरीके से ईरान समझता है कि वो अपनी आबना हॉर्मुज़ बंद करके अपने मैक्सिमम पोजीशन जो है या दोनों तरफ से जो है रिलैक्सेशन जो क्लेम कर सकता है। ये एक ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन है कि जिसका सोल्यूशन इस वक्त दोनों फरीकों के पास नहीं है, और ऐसे में यकीनन जब बयानात की एक हिद्दत और शिद्दत बढ़ती है तो फिर आप देखते हैं कि एक चांदबारी की कैफियत, एक झड़पों की कैफियत और स्किर्मिशेस जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन इनकी जो मैं समझता हूँ जो असल तशवीश है वो शायद अमेरिका और इसराइल के अंदर तो ना पाई जाती हो, लेकिन उनके जो हलीफ खित्ते के अंदर मौजूद है GCC कंट्रीज, उनके लिए ये सुहाने रूह बन जाती है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह यकीन होता है कि अगर एक मिसाइल जो है वो इसराइल पर दागा गया है तो 4 उन पर भी दागे जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ आज भी उस नौइयत के सेटअप मौजूद है कि जिनको ईरान अपने लिए लेजिटिमेट टारगेट समझता है और उनको निशाना बनाना जो है वो अपना हक समझता है। और रिसेंटली कश्कम जजीरे के पर हमले के बाद आपने देखा कुवैत और बहरीन के एयरपोर्ट्स जो हैं और उनका जो फ्लीट 5 है जिस तरीके से निशाना बना, तो वो ये तमाम
बिल्कुल सही। वो जो हम बात कर रहे थे कि सारे प्रेशर्स हैं जिसका इस वक्त अमेरिका सामना कर रहा है। मैं वागा साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि लेटर ऑफ इंटेंट की बात हो रही है, एक MOU की बात हो रही है, एक अबूरी मुआहदे की बात हो रही है, जिसका ईरान ने भी कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि हो सकता है एक अबूरी मुआहदा हो जाए। सर, अगर ये अबूरी मुआहदा हो जाता है तो कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा, इस पर क्या अमल दरामद होगा, और क्या ये अबूरी मुआहदा है ये फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स जो फाइनल MOU है उसकी तरफ? देखिए, यकीनी तौर पर अबूरी मुआहदे का दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा, बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। इस वक्त जिन मसाइल से पूरी दुनिया दो चार है उनमें यकीनी तौर पर कमी होगी, और ये पहला स्टेप है उस फाइनल मुआहदे की जानिब जिसके तहत मुकम्मल तौर पर अमनो अमान और जंग बंदी होगी, और ये देखा जाएगा कि हमने आगे कैसे चलना है। सही। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो फतह का ऐलान है वो क्या होगा। अच्छा, बड़ी मज़े की बात आपको बताने लगा हूं। बताइएगा। आज मेरी बात आप सुन लीजिए कि ट्रंप साहब ये कहेंगे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, अच्छा, कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम से इस हद तक सिर्फ दस्तबरदार हुआ है कि मैं एटम बम नहीं बनाऊंगा, जो वो पहले कई दफ़ा कह चुके हैं। मैं पॉजिटिव मकासद के लिए अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वो पहले भी मान चुके हैं। इसके अलावा आबनाए हरमज खुल जाएगी, और इसको वो अपनी फतह करार देंगे ट्रंप साहब, और दुनिया को कहेंगे कि देखिए उन्होंने हमारी तमाम बातें मान ली। हालांकि ईरान ने अमेरिका का कोई मुआहदा इस तरह का नहीं माना जिसको अमेरिका अपनी फतह करार दे, लेकिन चूंकि ट्रंप साहब फेस सेविंग भी तो चाहिए, पुरानी आदत है, उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी है, अपनी कौम के सामने बढ़ के मारनी है, पूरी दुनिया के सामने, उन्हें मीडिया के सामने खड़े होकर कहना है कि देखें मैं आखिर जीत गया और ईरान जो है वो हार गया। वो शरीफ लोग हैं। असल बात यह है कि ईरान वाले वो इस तरह की बढ़ के नहीं मारते। आप देखें कि वो कितने खामोश हैं। आपने इन दिनों उनकी कोई एक भी भड़क सुनी है? जो ट्रंप बार बार जिसने एक काम जारी किया हुआ है वो ऐसी नहीं बात कर रहे, वो अपने वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की कोशिश करें। देखते हैं वागा साहब के आने वाले जो दिन हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या मुआहदा होता है या नहीं, क्योंकि मुआहदा पूरी दुनिया के अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब और मंसूर जाफ़र साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वागा साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ केस के बारे में बात करेंगे। वागा साहब के पास कुछ अहम इंकशाफात हैं, वो हैं क्या, इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, सब पे वागा साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ केस की बात करते हैं, क्योंकि अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है, एक नया रुख सामने आया है, क्योंकि साकिब चद्दड़ ने मोमना इकबाल की बहन के खिलाफ भी चिन्योट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये केस अगर हम बात करें, ये मीडिया की भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और अवामी तवज्जो भी इसको मिल रही है। वागा साहब, ये केस मुसलसल ख़बरों की जीनत बना हुआ है, लेकिन इस केस की हकीकत क्या है और इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, ये पहले तो प्लीज़ हमें बताइएगा। देखिए, एक तो मैं तमाम सुनने वालों, देखने वालों की इतला के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि FIA एक अलहदा इदारा है। ठीक है। NCCIAA अब बिल्कुल एक अलहदा इदारा बन चुका है। ठीक है। पहले साइबर क्राइम FIA के अंडर होता था, लेकिन अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिपेंडेंट बिल्कुल FIA की तरह एक अलहदा इदारा बन चुका है, जिसका डायरेक्टर जनरल बिल्कुल वैसा ही है जैसे FIA का है। लिहाजा ये इंतहाई ताकतवर महकमा है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई FIA की छोटी सी एक शाख है। ये मैं सबसे पहले क्लियर। और इस केस को NCCIA देख रहा है इस वक्त। इस केस को NCCIA, अच्छा देखिए NCCIA कैसे के हर वो मुकदमा केस जिसमें वीडियोस हैं, जिसमें ऑडियोज हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, साइबर क्राइम जिसका साइबर से ताल्लुक होगा, वो इस एजेंसी का इसमें दायरा कार है इसका। केस के बारे में। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जब ये केस हुआ तो यकीनी तौर पर पहले दरख्वास्त दी गई और मुख्तसर आपको बताऊं कि साकिब चद्दड़ के ख़िलाफ़ आखिरकार NCCIA लाहौर ने तमाम सबूत देखने के बाद उनको बुलाया, उनसे मोबाइल लिया, वो सारे सबूत देखे और उनको कसूरवार पाया और उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की। यहाँ मैं ये भी बात आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि FIA में पुलिस की तरह ये नहीं होता कि आप पहले FIR दर्ज कर लें और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। नहीं,
FIA में और NCCIA में ये असूल है कि पहले तफ्तीश होती है और जब जुर्म साबित हो जाता है उनकी नजर में तो फिर उनका लीगल डिपार्टमेंट कहता है यस आप इसकी FIR कर दें। ठीक है, तो मोमिना गई और उन्होंने FIR करवा दी। इस हवाले से मोमिना का इस वक्त जो पोजीशन है वो ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू साकिब चद्दर। अच्छा, एक और इसमें बड़ी अहम आपको मैं बात बताऊं कि जो कुछ अब तक हुआ है वो एक तो मीडिया सारा कुछ देख रहा है कि उन्होंने वहाँ उनको बुलाया और साकिब चद्दर ने कोशिश की कि मैं NCCIA में ज़्यादा पेश ना हूँ क्योंकि वह मीडिया होता है। अच्छा, अब एक नया जो सिलसिला उसने शुरू किया, यकीनी तौर पर मोमना इकबाल की बहन जो हैं वो उसका केस लड़ रही हैं। अब उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनका रुख जो है मोड़ने के लिए उन्होंने चनियोट में उनके खिलाफ अमानत में खयानत साकिब चद्दर ने एक दरखास्त दायर कर दी मुकामी थाने में, क्योंकि वो उस इलाके से खुद ताल्लुक रखते हैं, यकीनी तौर पर उनका वहाँ असर और रसूख होगा। अब क्या होगा कि वहाँ थाने वाले उनको नोटिस जारी करेंगे, वहाँ एक नई तहकीकात होंगी, देखेंगे जी कौन सी अमानत कौन सी खयानत। अच्छा, मेरी नज़र में जब जो आज तक हमने सारा कुछ देखा, जो लोग देखते रहे, जो अवाम ने सुना, जो हमारे बच्चों ने भी देखा, जिसका मुझे इंतहाई अफसोस है, मुझे कोई इस बात का जवाब देने को शायद तैयार नहीं होगा कि वो कौन सी नाजेबा वीडियोस हैं। क्या उन नाजेबा वीडियोस पर इन दोनों के खिलाफ, जिसमें मोमना इकबाल भी मुल्जिमा बनेगी, उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप मुझे बताइए, क्या हदूद ऑर्डिनेंस के तहत अगर उनमें कोई इस तरह की चीज है तो क्या हदूद ऑर्डिनेंस के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? यानी वाक़ई साहब, अगर हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज होगा तो मोमिना भी यकीनी तौर पर ये निजाम तभी रुक सकता है, ये गंद तभी बंद हो सकता है अगर मैं जब NCCIA के दफ्तर जाता हूं, आज मैं जल्दी से आपको अहम बात बताऊं, वहां सबसे ज्यादा तादाद जो है वो लड़कियों की होती है जो अपने हाथों में मोबाइल उठाए हुए दरखास्तें दे रही हैं। ठीक है, साकिब चद्दर ने जो किया वो गलत किया, लेकिन हम इस तरह के मामलात को हवा नहीं दे सकते और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के मामलात से और इस तरह की जो भी हरकत सकनाते हैं इससे गुरेज करना चाहिए। वक्त साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस केस की डिटेल्स बताई। अभी हमें ब्रेक पर जाना है नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद होंगे और बजट के हवाले से हम बात करेंगे, क्यों इतना डिले हो रहा है, आवाम के लिए बजट में क्या है, सबको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बजट जो है वो 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। हम देख रहे हैं कि डिले आ रहा है, इस डिले की क्या वजह है और फिर ये जो बजट है क्या ये आवाम दोस्त बजट होगा, आवाम को क्या इसमें कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, सब पे बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्यों इतना डिले आ रहा है, क्योंकि डेट अनाउंस होती है उसके बाद पोस्टपोन कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि बजट अनाउंसमेंट में डिले क्या बेसिक इसकी वजूहात हो सकती हैं? इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली चीज़ तो हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं बजट नंबर्स पे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो सैलरी क्लास को इसमें कोई रिलीफ देना चाह रहे हैं। कुछ रियल स्टेट जो है उसको जो है एज एन स्टिमुलस यूज़ किया जाने की ख्वाहिश है कि उसको ग्रोथ हासिल करने के लिए वहाँ पे कुछ जो है रिलीफ दिया जाए। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह इस पे हुकूमत 18% जो है वो GST नहीं करना चाह रही। EVs पे भी पुश बैक कर रही है कि उस पे 18% GST ना की जाए। और ये सारे वो नंबर्स हैं जिस पे कि जब IMF से बात होती है तो IMF का एतराज़ होता है कि अच्छा जी, अगर आपने ये सारा रिलीफ देना है तो इसकी कॉस्ट आप निकाल लें और फिर देखें कि ये कॉस्ट पूरी कहाँ से होगी। यानी लेट से कि अगर ये रिलीफ जो है 100 रुपये में पड़ता है तो वो 100 रुपया कहाँ से आएगा, और अगर वो 100 रुपया जो है उसके नए टैक्सेस नहीं लगते तो फिर IMF जो है वो उधार दे के रिलीफ देने के हक में नहीं है कि आप उस पर कर्जा लें और रिलीफ दें। तो एक तो ये वजह है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें वजह बन रही है वो GB इलेक्शंस थे, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान कहना चाहिए, बल्कि जो नेगोशिएशंस चल रहे थे कि सूबे जो हैं वो वॉलंटरीली
वफाक को डिफेंस और सिक्योरिटी की मद में, सोशल प्रोटेक्शन की मद में रकम दें। तो उसमें हमने देखा कि ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि पंजाब हुकूमत का भी अगर आप बयान पढ़ें फाइनेंस मिनिस्टर का जो पंजाब के, तो उन्होंने भी कहा है कि वो पंजाब के हिस्से में कटौती करने को तैयार नहीं। तो अगर वफाक और पंजाब यहाँ पे एक ही पार्टी की हुकूमत है, अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करते तो जाहिर है कि सिंध हुकूमत जो है वो भी इस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। और यही एक बुनियादी वजह बन रही थी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये तो वजूहात हो गई कि बजट जो है वो ताखीर से आ रहा है, लेकिन सर अब ये जो बजट आने वाला है, कुछ तजावीज़ अब तक सामने आई हैं, इन तजावीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो बजट एलोकेशन के हवाले से बात हो रही है, तरक्याती बजट हो, तालीम के हवाले से हो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात हो रही है इस बजट में, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबों के हवाले से कुछ बजट एलोकेशन जो हैं वो तजावीज़ सामने हैं। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? और फिर सर जो वसाइल की तकसीम के हवाले से मामला जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, क्या समझते हैं आप सर? अब तक की जो तजावीज़ हैं इन्हें कैसे देखते हैं आप? एक सोशल सेक्टर जो है बुनियादी तौर पे वो सूबों का काम है, वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो ज़राअत हो, वो आपके यूथ अफेयर्स हो, वो सारा का सारा सोशल सेक्टर तो सूबों के पास है। अब जब हम वफाकी बजट में तालीम या सेहत की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे वो कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम तो हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि सूबे अपने अपने सूबे में तालीम का बजट वो उनको जो एडीपी मिलता है उस पर खर्च करते हैं। अब वहाँ पे भी अगेन यही बात है कि वफाक को अगर आप देखते हैं तो मैं 4 डीज में एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया करता हूँ। पहला डी जो है वो डेट सर्विस है, दूसरा डी डिफेंस है, तीसरा डी जो है वो डे टू डे रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट है, तनख्वाहें और पेंशन, और चौथा डी डेवलपमेंट है। तो अब अगर आपके पास आमदनी थोड़ी है, अखराजात ज्यादा हैं, तो जाहिर है ना आप कर्जों की अदायगी मौखर कर सकते हैं, ना आप जो है वो डिफेंस पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, और ना ही आप जो है वो किसी किस्म का वो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीजों पे अगर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता तो फिर वो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का बजट वो मुतासर होता है, और वो हर साल मुतासर होता है, और हर गवर्नमेंट में होता है। ये नहीं कि पीएसडीपी सिर्फ इसी साल उसमें खर्च नहीं हो सका। पीएसडीपी आप पिछली 4-5 हुकूमतों का रिकॉर्ड उठा के देख लें, पीएसडीपी कभी भी पूरा खर्च नहीं होता है, और उसकी वजह यही होती है कि अगर बाकी तीनों मदों में अगर पैसे ज्यादा लग रहे हों तो फिर पीएसडीपी में उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। तो अब भी वही फार्मूला जो है वो चल रहा होगा कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि पीएसडीपी को बढ़ाया जाए। सर ये बताइएगा कि आम आवाम उसको कोई सरोकार नहीं है किस सेक्टर में कितना बजट एलोकेट किया जाएगा, वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस बजट में हमारे लिए कोई फ़ायदा होगा, हमारे लिए कोई रिलीफ होगा? तो आने वाला बजट क्या आवाम दोस्त होगा? आवाम को इससे कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जो सैलरीड क्लास है, और स्पेशली जो 2 लाख रुपए से कम जिनकी तनख्वाह है उनके लिए कोई टैक्सेस जो है उसमें कोई आसानी जो है वो पैदा करे। इसके साथ साथ जो रियल स्टेट सेक्टर है उसको कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, ताकि ये जो एक मईशत का एक अहम जो हिस्सा है यहाँ पे खरीदो फरोख्त शुरू हो। तीसरा जो अहम रिलीफ जिस पे हुकूमत कोशिश कर रही है, जैसा कि मैंने कहा कि रूरल एरियाज के लिए फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इस पे हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जीएसटी जो है 18% वो ना लगे। और अब ये देखना होगा कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन जो है वो किस करवट बैठते हैं, और कितना हुकूमत कन्विंस कर पाती है, या अल्टरनेटिव जो टैक्सेशन है, जो रिटेलर्स को जो लेके आना है उस फ्लैट टैक्स फिक्स टैक्स स्कीम में, या एग्रीकल्चर टैक्स जो सूबे इकट्ठे कर रहे होंगे, उससे देखना होगा कि कितनी कंपनसेशन फेडरल हुकूमत कर पाएगी। अच्छा सर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली महंगी हो रही है, सोलर पैनल जो हैं वो उस पर मजीद टैक्स आयद किया जाएगा, तो इससे क्या हुकूमत जो पहले आवाम को इनकरेज कर रही थी कि सोलर पैनल लगवाए जाएं, और इसके साथ साथ कुछ दीगर चीज़ों पे भी टैक्सेस नाफिज हो रहे हैं, तो क्या इससे आवाम जो है वो खाइफ नहीं हो जाएगी कि पहले आपने हमें इस तरफ कायल किया? बिल्कुल होगी, लेकिन ये तो सीएनजी के दौरान भी यही हुआ था कि हर जगह सीएनजी पंप लगे, फिर हमें बताया गया कि गैस ही नहीं है। किसी ज़माने में लोग अपनी गाड़ियों में डीजल इंजन रखवाया करते थे, फिर पता चला कि उस वक्त डीजल पेट्रोल से सस्ता होता था।
फिर पता चला कि डीजल महंगा हो गया, वो भी स्कीम फ्लॉप हो गई। और यही अब सोलर पैनल्स के साथ है। लेकिन गैस और डीजल पे तो ये था कि वो महंगे हो गए, सोलर महंगा नहीं होगा। इससे हुकूमत को जो परेशानी है वो ये है कि एक तो IMF के कहने पे सोलर पैनल पे टैक्स लगाना और इनको महंगा करना, रिवर्स मीटर जो है उनका खात्मा करना। दूसरी तरफ कंज्यूमर के पास अब चॉइस है। चाइनीज बैटरीज अब इतनी एडवांस और इतनी सस्ती हो गई हैं कि कंज्यूमर जो है अगर उसने 10 या 15 kV का वो सोलर पैनल लगा रखे हैं या 5 पैनल के, तो उसके साथ वो एक बैटरी लगाएंगे और वो पीक आवर्स में बैटरी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। 2 बैटरीज लगाएंगे तो हो सकता है कि उनको ग्रिड की डर रहे हैं कि अगर हम ये वाला मामला इख्तियार करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो फिर इस पे भी कोई लॉ ना बन जाए। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जो पॉलिसी साज हैं, आपको नहीं लगता कि उन्हें पॉलिसी बनाते हुए इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए जो इश्यूज बाद में आते हैं? असल में नेक नीयती से पॉलिसीज बन रही होती है, लेकिन IPPs के जो मुआदे हैं वो अब गले पड़े हुए हैं। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, अगर आप ग्रिड से बिजली नहीं लेते हैं तो जाहिर है कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ते जाएंगे और वो उनसे निकलेंगे जिनके पास सोलर पैनल नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत के लिए इस वक्त वो ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाला मामला है, ना वो उसको निगल सकते हैं ना उसको वो उगल सकते हैं। और ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के बाद ऑल्टरनेटिव जो है एनर्जी के जराए उस पर फोकस शिफ्ट हो रहा है ताकि इंपोर्टेड फ्यूल से जान छूटे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो लेगेसी चार्जेस हैं वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि इस पे एक अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी। मशरिक़ वुस्ता की आपने बात की, मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है उसने पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को मुतासर किया है। सर इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतें जो मेजर्स उठा रही हैं, आपको नहीं लगता ये इक़दाम जो हैं वो लॉन्ग रन में भी होने चाहिए ताकि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको कुछ स्टेबल कर सकें? बिल्कुल होने चाहिए। ये कोविड में भी हम दुकानें जल्दी बंद नहीं करवा पाए थे। ये बहुत बड़ा कामयाबी है हुकूमत की कि लोगों का वो बिहेवियर चेंज कर रहे हैं कि 9 बजे से पहले शॉपिंग कंप्लीट कर लें, 11 बजे तक वो अपने खाने पीने से फारिग हो जाएं। एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी की सेविंग जो है ये तो पूरी दुनिया में है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक चीज जो कि प्रॉब्लमेटिक इस वक्त बन रही है वो मुझे लगता है उस पर सोचना पड़ेगा, वो फ्राइडे वाला है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब यही अक्सर जगहों पे होता है कि नो वर्क। और पहले ही सर इसके साथ साथ हुकूमती अखराजात को कम करना कितना जरूरी है और जो अखराजात कम किए गए हैं कितना उसे आगे लेके जाना चाहिए? शॉर्ट आंसर जी। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट के जो परव्यू में चीजें नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।